स्मृति ईरानी जी, आप अभी कुछ महीनों आगे आप वाराणसी में चाट और पुचका खा के, चाट के पुचके के बहुत मज़े ले रही थी, जायके उठाया आपने, और आज आप यहाँ बंगाल की धरती में कैंपेनिंग करने आई हैं। तो आप बताइए, आप सवाल करती हैं कि ममता बनर्जी जो हैं कैंपेनिंग क्यों कर रही हैं? भाई आप क्यों आई हैं? क्या आप कोलकाता के पुचके का मज़ा लेने आई हैं यहाँ पे? प्लीज़ आप बताएं ना। आप जो इतना भाड़ा खर्च करके फ़्लाइट का, और संबित पात्रा जी जो आपने कहा कि मैं अभी पुरी से आ रहा हूँ, तो भाई आप लोग जो यहाँ आते हो तो फ़्लाइट का खर्चा होता है, रहने का खर्चा होता है। आप बताइए कि ये सब आप लोग कहाँ से लाते हो? ये तो समाज का है, ये जनता का पैसा है। आप भी तो कैंपेनिंग में जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप आना जाना खर्चा, खाना, आपके लोग इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं आगे पीछे, आपको कहाँ से आता है ये सारा पैसा? जनता का पैसा रहता है ये आपको इल्म है इस बात का? हाँ, डेफिनेटली होगा, आपको तो पता ही है जनता का पैसा है ये। मैं और आपको क्या बताऊंगी, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जनता का पैसा कहाँ जाता है। 15 लाख रुपया जनता के अकाउंट में आएंगे। जनता इंतजार कर रही है। गरीब लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी दिन आपकी आंखें खुले, नींद से आप जग जाएं तो आप ज़रूर उनके अकाउंट में 15 लाख नहीं तो कम से कम 15,000 ही डाल दीजिए। भाई करें, हमारी बंगाल की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और इसका मुंहतोड़ जवाब आपको लास्ट इलेक्शन में मिल चुका है। किस तरीके से आप लोग दावी कर रहे थे कि मैं इतने ज़्यादा मात्रा वोटों से, इतने ज़्यादा भारी सीट से हम लोग जीतेंगे। क्या हुआ आज? कुछ नहीं हो पाया आप लोगों का। और आज भी दम भरते हैं और चले आते हैं हवाई जहाज़ में उड़ के। आइए, बंगाल की जनता, बंगाल की धरती हमेशा स्वागत करेगी, लेकिन स्वागत सिर्फ मेहमान नवाजी तक, उससे ज़्यादा नहीं। आप लोग मेहमान हैं, मेहमान बन करके आइए, खाइए पीजिए, यहाँ का जायका मज़ा लीजिए और अपने घर रवानगी लीजिए। देखा है तो वो देखकर मुझे बहुत हंसी आई। दिलीप घोष जी, आप प्लीज़ इस उम्र में ये सब क्या अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा पॉलिटिक्स करिए और अच्छे तरीके से करिए, नीट एंड क्लीन वे से करिए। इस तरीके से करके क्या मिलेगा सर? अब मैं क्या बोलूँ, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा है, बट मैंने कहा कि मैं अगर किसी जोकर को देखती तो मुझे सच्ची बहुत हंसी आती। प्रियंका तिब्रेवाल जी, मेरा एक अंदाज़ा है, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है और मैं आप लोग सबके सामने अपना अंदाज़ा रख रही हूँ, इसलिए रख रही हूँ, इसके आगे मैं जब बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका तिब्रेवाल जी को 10,000 वोट भी मिल जाता है तो वो उनकी खुशकिस्मती होगी, मैं बोलूँगी। और नहीं तो फिर 9,999 में आकर अगर कहीं रुक गया मैडम, तो 10,000 का भी आंकड़ा आप छू नहीं पाएंगी। तो फिर से आप जनता लोग से मैं एक बार और अनुमान लगाने के लिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रियंका तिब्रेवाल जी कितना वोट से हारेंगी। जीत तो नहीं है, लेकिन आप कितना वोट से हारेंगी। आप लोग सब जो उनके भक्त हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी मैडम जी के लिए बताएं वो कितने वोट से हारेंगी। मैंने तो अनुमान लगा दिया है, और जिसका अनुमान सबसे ज़्यादा सटीक होगा, मैं उनके पास खुद पर्सनली आ करके उन्हें एक गिफ्ट दूंगी, सबसे सटीक। थैंक यू। देखिए, ममता बनर्जी जो आज के पूरे भारतवर्ष में एक बहुत चर्चित विषय है, क्योंकि आज के दिन में सबके ज़बान पे ममता बनर्जी का ही नाम है। हर जगह, हर स्टेट में आप देखिए चर्चा में सिर्फ ममता बनर्जी है। आने वाले 2024 को लेकर के हर विषय में ममता बनर्जी का ही नाम उठता है। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को आज ये बाईपोल में कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि बंगाल की जनता उन्हें किसी भी तरीके से नकारेगी। डेफिनेटली ममता बनर्जी जो है वन साइडेड विनर है। उनके अगेंस्ट में एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, एक नहीं सॉरी 2 मैं बोलना चाहूँगी, सिर्फ खड़ा किया गया है वोट्स को डिवाइड करने के लिए, वोटर्स को डिवाइड करने के लिए। ये आप और हम बंगाल की जनता को पूरे तरीके से अपने होशो हवास को खोल करके, समझ बूझ करके अपने वोट को कास्ट करना है। ये समझना है हमारे बंगाल की जनता को कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये ब्रिटिश चले गए हैं, अपने कुछ रूल्स छोड़ के गए हैं कुछ लोगों के लिए जो अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो आप लोग इस पॉलिसी में ना फंसें, और इस पॉलिसी को ध्यान रखते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एक तरफा वोट जो है ममता बनर्जी के लिए कास्ट करेंगे। ये मुझे आप सबसे यकीन है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज जिस तरीके से बंगाल में काम किया है, ये किसी की ताकत नहीं है कि कोई बंगाल में आके इस तरीके से काम कर जाए। एक सीएम, एक लेडी सीएम, जिस तरीके से आज वो अपने अगेंस्ट पार्टी के आगे खड़े होकर के और जिस तरीके से वो सफलतापूर्वक काम कर रही हैं, ये एक हम लोगों के लिए, आज के दौर के लिए, आज के यूथ के लिए एक प्रेरणा है। वो ममता बनर्जी सिर्फ ममता बनर्जी एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है। तो वो प्रेरणा को किसी के वोट के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट खड़ा करने का कोई मकसद नहीं साबित होता है। मकसद तो सिर्फ उनका ये है कि वोट्स को डिवाइड करना है। ममता बनर्जी इतने भारी मात्रा वोट में वो अपनी जीत हासिल करेंगी कि ये फिर से एक ज़ोरदार तमाचा रहेगा बीजेपी के कैंडिडेट्स को। देखिए, ममता बनर्जी तो ऐसे ही विजय घोषित, में 2 दिन बाकी है अभी इलेक्शन को, और ये तो हम लोग बंगाल की जनता सबको जानते हैं, वो ऐसे ही विजय घोषित कर दी जाएंगी, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो भी खड़े हैं वो किसी, आपको लगता है कि वो जीतने के लायक हैं या वो कैंडिडेट्स के लायक हैं? आप बताइए, प्रियंका तिब्रेवाल ने अपने एरिया में क्या काम किया है? उन्होंने अपने एरिया में क्या किया? भाई हम लोग आसपास पड़ोसियों को भी कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं खड़े होकर। ये सोचते हैं कि भाई हम ये देखना मेरी फ़र्ज़ है क्योंकि ये हमारी पड़ोसी है। वो तो अपने एरिया में, आप एक पॉलिटिशियन के तौर पे उभरना चाहती हैं, आप एक मिनिस्टर के तौर पे उभरना चाहती हैं, तो आपको उभरने से पहले आपको कुछ काम करना है।
आपको समाज का भलाई करना है। आप अपने समाज के भलाई करने बगैर आप कैसे कोई चीज़ उम्मीद कर सकती हैं कि मुझे उसका फल मिलेगा। आज आप भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हो रही है हमारी सीएम के अगेंस्ट। आज आपको कैंपेनिंग के लिए मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, दिलीप घोष जी, उनके कदमों की ज़रूरत पड़ी, वो बंगाल की धरती पे कदम रख रहे हैं। क्यों? आपको क्या ज़रूरत है? अगर आप बोलते हैं कि हमारी सीएम को कैंपेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको कैंपेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भाई? आप तो सीएम से स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों इतने दूर-दूर से लोगों को तकलीफ देकर के यहाँ बुला रहे हैं? क्यों उनको खड़ा करवा रहे हैं? और जिस तरीके से आज मैंने कुछ दिन आगे संबित पात्रा जी का एक भाषण भी देखा था, मैं मेंशन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सोच, पुराने ज़माने में बोला जाता है कि हिंदुस्तान का जो सोच है वो पहले बंगाल से शुरू होता है, तब हिंदुस्तान उसको फॉलो करता है। कोई भी सोच शुरुआत होती है तो बंगाल से होती है, तो ये बंगाल की शुरुआत है, ये बंगाल की सोच है जो ममता बनर्जी ने शुरू की है। ये आगाज़ है बंगाल के तरफ से, आने वाले वक्त के लिए, आने वाले अच्छे दौर के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। तो ये आप जानिए, आपने खुद ही कहा है कि जो अच्छी शुरुआत होती है वो बंगाल से होती है, तो आज बंगाल से शुरुआत हो चुकी है आने वाले बेहतर दौर के लिए। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार रहिए, आने वाली हमारी प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए। स्मृति ईरानी जी, आप अभी कुछ महीनों आगे आप वाराणसी में चाट और पुचके के बहुत मज़े ले रही थी, जायके उठाया आपने, और आज आप यहाँ बंगाल की धरती में कैंपेनिंग करने आई हैं। तो आप बताइए, आप सवाल करती हैं कि ममता बनर्जी जो है कैंपेनिंग क्यों कर रही हैं? भाई आप क्यों आई हैं? क्या आप कोलकाता के पुचके का मज़ा लेने आई हैं यहाँ पे? प्लीज़ आप बताएं ना, आप जो इतना भाड़ा खर्च करके फ़्लाइट का, और संबित पात्रा जी जो आपने कहा कि मैं अभी पुरी से आ रहा हूँ, तो भाई आप लोग जो यहाँ आते हो तो फ़्लाइट का खर्चा होता है, रहने का खर्चा होता है। आप बताइए कि ये सब आप लोग कहाँ से लाते हो? ये तो समाज का है, ये जनता का पैसा है। आप भी तो कैंपेनिंग में जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप आना जाना, खर्चा, खाना, आपके लोग इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, आगे पीछे आपको कहाँ से आता है ये सारा पैसा? जनता का पैसा रहता है ये आपको इल्म है इस बात का? हाँ, डेफिनेटली होगा, आपको तो पता ही है जनता का पैसा है। ये मैं और आपको क्या बताऊंगी, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जनता का पैसा कहाँ जाता है। 15 लाख रुपया जनता के अकाउंट में आएंगे। जनता इंतजार कर रही है। गरीब लोग तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी दिन आपकी आंखें खुले, नींद से आप जग जाएं, तो आप ज़रूर उनके अकाउंट में 15 लाख नहीं तो कम से कम 15,000 ही डाल दीजिए भाई। और 2 करोड़ नौकरियां, जो अभी सवाल उठ रहे हैं, नौकरियां क्यों? कब तक? आज हमारे यूथ जो है बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, कब तक? ये आप लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। आप अपने कैंडिडेट के कैंपेनिंग के लिए चले आए हैं। आप बताइए मुझे कि कैंपेनिंग किस शर्त पे होती है? काम के बलबूते पे? आपके कैंडिडेट ने क्या काम किया है? क्या काम हो रहा है? कम से कम ये तो बताइए। आप बस सामने वाले पे उंगली उठाने के लिए, हर वक्त यही काम है भाई। सामने वाले के काम देखिए। आज ममता बनर्जी इतने सारे प्रोजेक्ट, इतने सारे स्कीम्स लाती हैं, आपको ये इल्म है? आपने कभी इस स्कीम्स के बारे में कभी बात की, कभी बताया कि हाँ इतना अच्छा काम हो रहा है? आज हम लोग प्रेरणा लीजिए ना, सीखिए कुछ हमारी सीएम से। आज देखिए लड़कियों के लिए कन्याश्री, रूपाश्री, एकाश्री, सबुज साथी, स्वास्थ्य साथी, कितने सारी योजनाएं हैं हमारी जनता के लिए जो आज हमारी ममता बनर्जी सीएम ने सबके लिए लाया है, और सबका कितना भला हो रहा है। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? आपको जानकारी नहीं है ना, इसलिए आप बस स्टेज में खड़े होकर डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस पॉलिसी को ना इस्तेमाल करें। हमारी बंगाल की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और इसका मुंहतोड़ जवाब आपको लास्ट इलेक्शन में मिल चुका है। किस तरीके से आप लोग दावी कर रहे थे कि मैं इतने ज़्यादा मात्रा वोटों से, इतने ज़्यादा भारी सीट से हम लोग जीतेंगे। क्या हुआ? आज कुछ नहीं हो पाया आप लोगों का। और आज भी दम भरते हैं और चले आते हैं हवाई जहाज़ में उड़ के। आइए, बंगाल की जनता, बंगाल की धरती हमेशा स्वागत करेगी, लेकिन स्वागत सिर्फ मेहमान नवाजी तक, उससे ज़्यादा नहीं। आप लोग मेहमान हैं, मेहमान बन करके आइए, खाइए पीजिए, यहाँ का जायका मज़ा लीजिए और अपने घर रवानगी लीजिए। दिलीप घोष जी को धक्का लगा है। अभी देखिए, आपकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। कल मैं ये वीडियो देख रही थी और मुझे ये वीडियो देखते वक्त इतनी हंसी आई है कि किसी जोकर को भी देखकर मुझे हंसी ना आए कि दिलीप घोष जी सेंटर में खड़े हैं और धक्का देते वक्त लोग भागते हैं, लोग अपने आप के बचाव करते हैं, निकलना चाहते हैं, मगर वो गोल गोल घूम रहे थे, लट्टू की तरह वो नाच रहे थे। तो ये कैसा दंगाई था? ये कैसा उन पे वार हुआ था जो वो एक जगह सेंट्रलाइज होकर खड़े हैं और गोल गोल घूम के उस धक्के का मजा ले रहे थे? तो सर, ये जो आप लोगों का जो पार्टी का जो एजेंडाज है ना, जो प्रोपेगेंडाज है कि सेल्फ क्रिएटेड, जो आप लोगों का जो स्क्रिप्टेड, जो सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही स्क्रिप्टेड रहता है कि आज यहाँ जाना है और ये स्क्रिप्ट लेकर के जाना है। तो आपका ये जो स्क्रिप्ट मैंने कल जो वीडियो के तौर पे जो देखा है, तो वो देखकर मुझे बहुत हंसी आई। दिलीप घोष जी, आप प्लीज़, इस उम्र में ये सब क्या अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा पॉलिटिक्स करिए और अच्छे तरीके से करिए, नीट एंड क्लीन वे से करिए। इस तरीके से करके क्या मिलेगा सर? अब मैं क्या बोलूँ, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा है, बट मैंने कहा कि मैं अगर किसी जोकर को देखती तो मुझे सच्ची बहुत हंसी आती। तो प्लीज़ सर, अभी ये सब ना करें सर। ये पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश इस तरीके से ना करें, और अपने आप को कम से कम एक हंसने का मुद्दा ना बनाएं। झूठ से परहेज़ करें।
सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि इस उम्र में इस तरीके का जो वो लट्टू जैसा जो गोल-गोल आप घूम रहे थे, वो कोशिश ना करें। अगर बाय चांस पैर-वैर फिसल गया ना सर, तो हड्डी-वड्डी सरक जाएगी, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएँगे और फिर मैं उसके बाद आपको कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी सर। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट सर, ये कोशिश ना करें इस तरीके से गोल-गोल घूमने की। अगर बहुत कोशिश करें तो भागने की कोशिश आप करिए, जो आप लोग का स्क्रिप्टेड है, लेकिन उस स्क्रिप्ट से ना वो निकाल दीजिए गोल-गोल घूमने वाला सीन सर, प्लीज़। ये आपके लिए बेहतरी के लिए मैं बोल रही हूँ। रिंकिया के पापा जी। शायद आप लोग बहुत लोग रिंकिया के पापा जी को नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं मनोज तिवारी सर के बारे में बात कर रही हूँ। सर आपको याद होगा कुछ समय आगे आप दिल्ली गए थे और दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज में आपको जाने से रोक दिया गया था, जो केजरीवाल जी ने बनाया था और उसका आपने बहुत सारा इशू भी बनाया था। तो आप पहले ये बताएं सर कि फिर वही बात, दूसरे के काम में खुद का श्रेय लेना, दूसरे के काम में मुँह उठा करके खड़े हो जाना और फिर यहाँ मुँह उठा करके आप आ गए हो कि प्रियंका तिब्रेवाल को वोट देना है। तो आप बताओ, दूसरे को काम को, जो इंसान खुद दूसरे के काम का श्रेय लेने खुद पहुंच जाता हो और वो दूसरे के कैंपेनिंग के लिए यहाँ आते हैं, तो आप सोचिए आप क्या असर लोगों पे छोड़ के, क्या छाप छोड़ के जा रहे हैं आप पे क्या आपकी कारीगरी है इसमें? आप बताइए मुझे कि आप क्या बोल के जा रहे हो कि प्रियंका तिब्रेवाल को वोट देना है, प्रियंका तिब्रेवाल एज अ कैंडिडेट बहुत काम अच्छा करेंगी। कैसे करेंगी? आप तो खुद ही अच्छा काम नहीं करते हैं। आपको नाचने गाने से फुर्सत मिल जाए तब तो आप सर कुछ करिएगा और फिर आपकी पार्टियाँ कुछ करेंगी। तो अब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में बोलने को, लेकिन बहुत लोग देख रहे हैं और आपके कुछ समर्थक होंगे जो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे मुझे। आई एम रियली सॉरी फॉर यू ऑल, बट फैक्ट इज़ ऑलवेज अ फैक्ट एंड वी शुड नेवर एवर बी अफ्रेड ऑफ सेइंग इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। इट मीन्स एनीवन। प्रियंका तिब्रेवाल जी, मेरा एक अंदाज़ा है, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है और मैं आप लोग सबके सामने अपना अंदाज़ा रख रही हूँ, इसलिए रख रही हूँ, इसके आगे मैं जब बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रियंका तिब्रेवाल जी को 10,000 वोट भी मिल जाता है तो वो उनकी खुशकिस्मती होगी, मैं बोलूँगी, और नहीं तो फिर 9,999 में आकर अगर कहीं रुक गया मैडम, तो 10,000 का भी आंकड़ा आप छू नहीं पाएंगी। तो और आप लोग सब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब जनता और आप सब बंगाल के वासियों और ममता बनर्जी के प्रियकों और ममता बनर्जी के चाहने वालों, आप लोग सबसे मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग सब कोई अपना एक एक वोट, जो एक कीमती वोट कहा जाता है, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक वोट से, तो आप लोग बूंद बूंद कहते हैं ना सागर बनता है, तो आप लोग अपना एक भी वोट ज़ाया होने ना दें। आप लोग सब अपना वोट जाकर के ममता बनर्जी के लिए कास्ट करें, ये मेरा अपील है, अनुरोध है, आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले। और फिर से आप जनता लोग से मैं एक बार और अनुमान लगाने के लिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रियंका तिब्रेवाल जी कितना वोट से हारेंगी। जीत तो नहीं है, लेकिन आप कितना वोट से हारेंगी। आप लोग सब जो उनके भक्त हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ, प्लीज़ आप अपनी मैडम जी के लिए बताएं वो कितने वोट से हारेंगी। मैंने तो अनुमान लगा दिया है और जिसका अनुमान सबसे ज़्यादा सटीक होगा, मैं उनके पास खुद पर्सनली आकर के उन्हें एक गिफ्ट दूंगी, सबसे सटीक। थैंक यू।